हेलो स्टूडेंट्स। पादपों में पादप के विभिन्न भागों को अपन ने डिस्कस कर लिया था। जड़, तना, पत्ती, पुष्प और पादपों में फिर लैंगिक जनन। अब जो अपन डिस्कस करने जा रहे हैं पादपों में पोषण यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया। प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। और छोटी क्लासों से अपन इसके बारे में पढ़ते आ रहे हैं। प्रकाश संश्लेषण किसे कहा जाता है? देखो, प्रकाश तो अपन जानते हैं, संश्लेषण होता है निर्माण। स्टार्टिंग में जब अपन ने पढ़ा था तो अपन ने बताया था पादप और जंतु दोनों सजीव हैं। दोनों में जो डिफरेंस आता है वो पोषण के आधार पे आता है। पादप कोशिका में हरितलवक है, इसलिए पादप स्वपोषी है। जंतु कोशिका में हरितलवक नहीं है, इसलिए जंतु कैसे हैं भाई? परपोषी हैं। अब पादप जो स्वपोषी हैं हरितलवक की वजह से, तो पादपों द्वारा सूर्य के प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को किस में बदला जाता है? रासायनिक ऊर्जा में। ये जो क्रिया है इसमें प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदली, इसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जिसमें कच्चे पदार्थ होते हैं CO2 और जल। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के कच्चे पदार्थ क्या है भी? CO2 और वाटर, CO2 और जल। तो CO2 और वाटर ये दोनों कच्चे पदार्थ हैं। CO2 को पौधे ग्रहण करते हैं वायुमंडल से, गैसों का आदान प्रदान रंध्रों के माध्यम से। जल को ग्रहण किया जाता है मूल रोम द्वारा, जड़ों में जो अपन पढ़ चुके हैं, केशिकात्व क्रिया। और फिर वाष्पोत्सर्जन संसर्जन तनाववाद सिद्धांत के द्वारा जाइलम वाहिकाओं से इसका पत्तियों तक आना। ये तो दोनों कच्चे पदार्थ। और प्रकाश की उपस्थिति में इन दोनों की क्रिया से निर्माण होता है कार्बनिक पदार्थ ग्लूकोज, और साथ में प्रोड्यूस होती है O2। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में अभिकारक तो है कौन भाई? CO2 और जल। तो प्रकाश संश्लेषण जो अभिक्रिया हुई उस अभिक्रिया में अभिकारक रिएक्टेंट कौन है भाई? CO2 और जल। ये तो रिएक्टेंट हैं। और ये तो रिएक्टेंट। और प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में उत्पाद की बात करें तो उत्पाद में अपन ने दो लिखे, एक तो लिखा है ग्लूकोज और एक लिखा है अपन ने ऑक्सीजन। तो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के जो उत्पाद हैं ग्लूकोज, ये तो बोला जाता है मेन प्रोडक्ट, मुख्य उत्पाद। और ऑक्सीजन ये बोला जाता है को प्रोडक्ट, सह उत्पाद। और ये प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया होती है हरितलवक में, क्लोरोप्लास्ट में। तो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में अभिकारक हुए CO2 और जल, उत्पाद हुआ ग्लूकोज और ऑक्सीजन, जिसमें ग्लूकोज तो मुख्य उत्पाद और ऑक्सीजन हो गया सह उत्पाद। और प्रकाश संश्लेषण का अभिक्रिया स्थल की अगर पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण का अभिक्रिया स्थल क्या है, तो आप नाम बताओगे? हरितलवक। क्या नाम बताओगे? हरितलवक, क्लोरोप्लास्ट। ये अभिक्रिया स्थल। तो ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन आता है पादपों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, आप आंसर पत्ती नहीं दोगे, हरितलवक। और हरितलवक पत्तियों में मेनली पाया जा रहा है, ये प्राइमरी पॉइंट है। लेकिन कई पादपों में ये तने में भी होता है, जड़ों में भी होता है, जैसे अपन ने पढ़ा रूपांतरण के अंदर। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कौन से पादप की जड़ों में हरितलवक पाया जाता है, बताओ? सिंगाड़ा उदाहरण लिया था अपन ने, जड़ों में स्वांगीकारी मूल उनको नाम दिया था। स्वांगीकारी मूल जिनकी जड़ों में हरितलवक पाया जाता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं। तो अभिक्रिया स्थल है हरितलवक। अभिकारक हो गए CO2 और जल, उत्पाद हो गया ग्लूकोज और ऑक्सीजन। और इसमें सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को, सूर्य की जो प्रकाश ऊर्जा है उस ऊर्जा को रूपांतरित किया जाता है रासायनिक ऊर्जा में। तो अगर ये क्वेश्चन आपके पास में आए
कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सी ऊर्जा का रूपांतरण हो रहा है? प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरण किस में हो रहा है? रासायनिक ऊर्जा में। देखो प्रकाश ऊर्जा जो है, जो कि प्रकाश विकिरणों में अपन बताते हैं फोटोन, ऊर्जा के कण फोटोन बताते हैं, और फोटोन में जो ऊर्जा होती है उसको क्वांटम ऊर्जा बोलते हैं। और वो ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण के दौरान किस में परिवर्तित हो रही है? भी रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित हो रही है। तो इसकी जो डेफिनेशन दी जाती है पादपों द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति, पादपों द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में CO2 और जल से ग्लूकोज निर्माण की क्रिया को या भोजन निर्माण की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। तो पादपों द्वारा सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में CO2 और जल से ग्लूकोज निर्माण की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। तो CO2 और जल तो हो गए अभिकारक, दोनों प्रकाश की उपस्थिति में हरित लवक के अंदर ग्लूकोज में इसका निर्माण हुआ, साथ में ऑक्सीजन, ये हो गया को प्रोडक्ट हो गया, ये हो गया मेन प्रोडक्ट। और अभिक्रिया का स्थल हो गया हरित लवक, अभिक्रिया स्थल कौन हो गया भी? हरित लवक। और ऊर्जा रूपांतरण क्या हुआ? प्रकाश ऊर्जा का किस में रूपांतरण हुआ? रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण हुआ। अब ये जो अभिक्रिया प्रकाश संश्लेषण अपन बता रहे हैं, इस अभिक्रिया में बात कर रहे हैं अपन कि प्रकाश संश्लेषण जो हो रहा है वो हरित लवक में हो रहा है। तो सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण जो अभिक्रिया स्थल है ना हरित लवक, अगर उसकी अपन बात कर लें, हरित लवक की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, प्रकाश संश्लेषण का जो अभिक्रिया स्थल है वो हरित लवक है। उसकी संरचना की अगर बात करें, कोशिका में अपन ने जब पढ़ा था तो मैंने बताया था पादप कोशिका में सबसे बड़ा कोशिका लवक होता है। लवक 3 प्रकार के बताए थे, वर्णी, अवर्णी और हरित लवक। हरित लवक उन लवकों में सबसे छोटा होता है, और ये जो लवक हैं वो केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं, जंतु में नहीं पाए जाते। दूसरी बात अपन ने बताया था कि हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों ही दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं, दोनों ही डबल मेम्ब्रेन दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं, दोनों में दोहरी झिल्ली पाई जाती है। हरित लवक का जो आंतरिक सघन भाग है, इसमें जो सघन भाग है उसको नाम दिया जाता है स्ट्रोमा पीठिका, स्ट्रोमा पीठिका, और इसमें भरा होता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स भरा होता है। हरित लवक के स्ट्रोमा में भरा हुआ पदार्थ क्या कहलाता है भाई? मैट्रिक्स। और इस मैट्रिक्स में देखो राइबोसोम, 70S प्रकार के राइबोसोम बताए थे अपन ने माइटोकॉन्ड्रिया हरित लवक में। इसके अलावा RNA, न्यूक्लिक एसिड, खनिज लवण, मैग्नीज वगैरह ये सारे पाए जाते हैं। इसके अलावा इसका जो भारी भाग होता है वो कहलाता है ग्रेना। क्या नाम दिया मैंने? ग्रेना। अब ग्रेना क्या है वो समझो। एक तो बताया आंतरिक सघन भाग, वो तो बताया अपन ने स्ट्रोमा, ये तो है क्लोरोप्लास्ट का आंतरिक सघन भाग, स्ट्रोमा जो बताया अपन ने। आंतरिक सघन भाग, और बाहर इसमें जो देखो सिक्के के समान, इसमें सिक्के के समान एक के ऊपर एक सिक्के समान संरचनाएं व्यवस्थित होती हैं, और ये जो सिक्के की संरचनाओं के बंडल बनते हैं इनको नाम दिया जाता है ग्रेना। क्या नाम देते हैं इनको? ग्रेना नाम देते हैं। जो
सिंगल इकाई ग्रेनम बोलते हैं, और बहुवचन में नाम दिया जाता है बहुवचन जो नाम दिया जाता है वो ग्रेनम दिया जाता है। इकाई छोटी तो क्या नाम दे रहे हैं भाई, ग्रेना, और बहुवचन के रूप में नाम क्या दिया जाता है, ग्रेनम। तो हरित लवक जो होता है ना, उसमें देखो दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है, आंतरिक सघन भाग स्ट्रोमा है जिसमें मैट्रिक्स भरा हुआ है। मैट्रिक्स में मैंने बताया 70S राइबोसोम, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, एंजाइम व खनिज लवण, ये सब इसमें पाए जाते हैं मैट्रिक्स के अंदर। और बाहरी जो भाग बता रहे हैं अपन, वो बता रहे हैं अपन ग्रेना, और ग्रेना भाग में ये जो पटलित इकाई अपन ने बताई है थाइलेकोइड। थाइलेकोइड एकल झिल्ली युक्त नलिकाकार रचनाएं होती है जो सिक्के के रूप में जमा होकर, तो ये जो इकाई है देखो, इस इकाई को तो नाम क्या देंगे अपन, अकेला थाइलेकोइड। तो थाइलेकोइड इकाई झिल्ली युक्त नलिकाकार इकाई झिल्ली युक्त होती है जो सिक्के के रूप में जमा होकर जो संरचना बनाती है उसको नाम दिया जाता है ग्रेना। और ये जो ग्रेनम है ना, ये आपस में कुछ स्थल पर ये पटलिका द्वारा जुड़ी होती है, और ये जो पटलिका होती है ना, इनको नाम दिया जाता है स्ट्रोमा पटलिका। स्ट्रोमा पटलिका, जिसकी द्वारा ये आपस में जुड़ी होती है। तो इस तरह से ये बाहरी भाग जो है वो ग्रेना है, आंतरिक सघन भाग है वो कौन है भाई, स्ट्रोमा। अब हरित लवक में ये जो अपन ने थाइलेकोइड बताए हैं, ये जो सिक्के नुमा रचना अपन ने थाइलेकोइड बताई हैं जो एक दूसरे के ऊपर जमा होकर ग्रेना बना रहे हैं, इन थाइलेकोइड की आंतरिक सतह पर सूक्ष्म कण पाए जाते हैं, और उन सूक्ष्म कण को नाम दिया जाता है क्वांटोसोम। इन सूक्ष्म कणों को क्या नाम देते हैं भी, इनको नाम दिया जाता है क्वांटोसोम। यानी थाइलेकोइड की आंतरिक झिल्ली पर जो मौजूद रहते हैं सूक्ष्म कण, उनको क्वांटोसोम नाम दिया जाता है। और ये क्वांटोसोम सूर्य के प्रकाश विकिरण फोटोन को ग्रहण करते हैं, जिनमें क्वांटम पाए जाते हैं, उनको ग्रहण करने का काम ये करते हैं। कौन भाई, क्वांटोसोम जो है। तो थाइलेकोइड जो है, जो थाइलेकोइड है उसको तो बोला जाता है हरित लवक की संरचनात्मक इकाई। हरित लवक की संरचनात्मक इकाई, ये तो बोलते हैं थाइलेकोइड। और क्वांटोसोम ये है भाई हरित लवक की क्रियात्मक इकाई, ये नाम बोलते हैं हरित लवक की क्रियात्मक इकाई। तो हरित लवक जो अपन ने बताया प्रकाश संश्लेषण का अभिक्रिया स्थल, हरित लवक जो बता रहे हैं अपन, प्रकाश संश्लेषण का अभिक्रिया स्थल। इस प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया स्थल में हरित लवक की स्ट्रक्चर में अपन ने देखा, बाहर दोहरी आवरण झिल्ली पाई जाती है और आंतरिक रूप से सघन भरा हुआ स्ट्रोमा, और इसके ऊपर जो थाइलेकोइड इकाई झिल्ली युक्त पतलित नलिकाओं के जो सिक्के नुमा रचना जमाव से बनते हैं ग्रेना। थाइलेकोइड की आंतरिक सतह पर पाए जाते हैं सूक्ष्म कण क्वांटोसोम, और एक क्वांटोसोम में 230 पर्णहरित अणु होते हैं। एक क्वांटोसोम में
230 पर्णहरित क्लोरोफिल अणु पाए जाते हैं। तो क्वांटोसोम थाइलेकोइड के आंतरिक झिल्ली पर पाए जा रहे हैं और एक क्वांटोसोम में 230 पर्णहरित अणु उपस्थित रहते हैं। क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल उसके अंदर जो पाया जाता है, जैसे अपने आरबीसी में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। आरबीसी और आरबीसी में मौजूद है हीमोग्लोबिन, जिसको बोलते हैं अपन श्वसन वर्णक। और हरितलवक में मौजूद है पर्णहरित क्लोरोफिल, इसे बोलते हैं प्रकाश संश्लेषी वर्णक। पर्णहरित को बोला जाता है प्रकाश संश्लेषी वर्णक। और इसमें रासायनिक रूप से अगर बात करें, इसमें मैग्नीशियम तत्व 4 पोरफायरिन वलय से घिरा होता है। 4 पोरफायरिन वलय से घिरा होता है। हीमोग्लोबिन में बताया था अपन ने, आयरन परमाणु 4 पोरफायरिन वलय से घिरा होता है। इसमें मैग्नीशियम तत्व 4 पोरफायरिन वलय से घिरा होता है। ये स्थिति इसमें पाई जाती है। तो हरितलवक और हरितलवक में मौजूद है पर्णहरित, जिसे प्रकाश संश्लेषी वर्णक कहा जाता है। मैग्नीशियम तत्व 4 पोरफायरिन वलय से घिरा होता है। तो ये तो बताया अपन ने हरितलवक की संरचना को अगर देखा। अब प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया होती है ना, प्रकाश संश्लेषण क्रिया की अगर बात करें, उसमें 2 अभिक्रिया में संपन्न होती है। एक तो प्रकाशिक अभिक्रिया और एक अप्रकाशिक अभिक्रिया, जो दोनों एक दूसरे के समानांतर चलती हैं। प्रकाश अभिक्रिया पहले शुरू होती है, उसके बाद में अप्रकाशिक अभिक्रिया शुरू होती है। लाइट और डार्क रिएक्शन बोलते हैं प्रकाशिक अभिक्रिया और अप्रकाशिक अभिक्रिया। अब देखो, प्रकाशिक अभिक्रिया में क्वांटोसोम द्वारा क्वांटम को, फोटोन को ग्रहण किया जाता है और फोटोन ग्रहण करने के बाद में हरितलवक अणु उत्तेजित होता है इलेक्ट्रॉन त्याग के लिए। क्वांटोसोम जो मौजूद है किसमें मौजूद है? थाइलेकोइड के आंतरिक झिल्ली, और वो है ग्रेना भाग। ग्रेना भाग के अंदर संपन्न होती है प्रकाशिक अभिक्रिया। प्रकाशिक अभिक्रिया में सबसे पहले प्रकाश के क्वांटम को ग्रहण किया जाता है क्वांटोसोम द्वारा। उससे पर्णहरित के जो अणु हैं वो उत्तेजित होते हैं इलेक्ट्रॉन त्यागने के लिए। और इसी के साथ में होता है जल का प्रकाशिक अपघटन। प्रकाश की उपस्थिति में हरितलवक में जल का प्रकाशिक अपघटन का मतलब है टूटना। जल के प्रकाशिक अपघटन से भी इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं और साथ में हाइड्रोजन आयन मुक्त होते हैं, और इसी दौरान बनती है ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। तो प्रकाशिक अभिक्रिया में पर्णहरित के अणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर उत्तेजित हुए और साथ में जल का प्रकाशिक अपघटन होता है, इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, हाइड्रोजन आयन मुक्त होते हैं और ऑक्सीजन का निर्माण होता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्राहियों से होकर गुजरते हैं, जिसमें 2 प्रकार विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्राहियों से होकर गुजरते हैं। उस दौरान फिर एटीपी का संश्लेषण होता है, ऊर्जा का, और उसको बोलते हैं फॉस्फोरिलीकरण। क्या नाम दिया जाता है अभी? फॉस्फोरिलीकरण, ऊर्जा का उत्पादन जो इलेक्ट्रॉन के चक्रण से उत्पन्न हो रहा है। वो 2 प्रकार से होता है, चक्रीय और अचक्रीय फॉस्फोरिलीकरण, जो भी अपन बताएंगे अपन। अब इसमें अपन ने हरितलवक की बात कर ली। प्रकाश संश्लेषी वर्णक जो अपन बता रहे हैं, प्रकाश संश्लेषी वर्णक, इसमें एक तो नाम लिया अपन ने पर्णहरित, क्लोरोफिल, ये है मुख्य प्रकाश संश्लेषी वर्णक। मुख्य प्रकाश संश्लेषी वर्णक, और टोटल 7 प्रकार का होता है, जिसमें क्लोरोफिल ए,
क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई, ये तो हो गए 5। फिर छठा और सातवां जो मैं बता रहा हूँ, 6 नंबर पे जो बता रहा हूँ, बैक्टीरियो क्लोरोफिल, बैक्टीरियो वर्डिन। तो बैक्टीरियल क्लोरोफिल जो ये हो गए, ये बैक्टीरिया में पाए जाने वाले। इनमें से ये जो है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल जो ए है वो बोला जाता है सार्वत्रिक वर्णक, यूनिवर्सल पिगमेंट, यानी सभी में उपस्थित। क्लोरोफिल ए ऐसा है जो पादप शैवाल सबके अंदर पाया जाता है। और क्लोरोफिल बी जो है उसे सहायक वर्णक माना जाता है। क्लोरोफिल बी माना जाता है सहायक वर्णक। अब ये बाकी अलग अलग रूप से जो मौजूद है, बैक्टीरियो क्लोरोफिल, बैक्टीरियो वर्डिन जो पाए जाते हैं बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं। उन बैक्टीरिया में जो स्वपोषी होते हैं, रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया जो होते हैं। तो टोटल कितने प्रकार के क्लोरोफिल बताए मैंने? 7 प्रकार के क्लोरोफिल बताए। इनमें से मेन जो बताया मैंने सार्वत्रिक कौन सा भी क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल ए है जो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला, सभी में पाया जाने वाला है। और क्लोरोफिल बी को माना जाता है सहायक वर्णक, ये ध्यान रखना इसमें से। अब इसके अलावा ये तो बताया अपन ने मुख्य वर्णक, सहायक वर्णक जो होते हैं प्रकाश संश्लेषी वर्णक में सहायक वर्णक, सहायक वर्णक में एक तो होते हैं कैरोटीनॉइड, 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 और कैरोटीनॉइड में 2 होते हैं, एक तो कैरोटीन और एक होता है भी ज़ैंथोफिल। कैरोटीन और एक होता है ज़ैंथोफिल। ये तो होता है भी लाल रंग का वर्णक और ये होता है पीले रंग का वर्णक, पीले रंग का वर्णक। तो कैरोटीन है लाल रंग का वर्णक और ज़ैंथोफिल है पीले रंग का वर्णक। कैरोटीन में जैसे अपन एग्जाम्पल बात करें बीटा कैरोटीन, जैसे क्वेश्चन आता है ना गाजर का लाल नारंगी रंग, तो अपन क्या आंसर देते हैं? बीटा कैरोटीन। लाइकोपीन, लाइकोपीन जैसे अपन बताते हैं टमाटर पपीता का लाल रंग, तो क्या नाम बताते हैं अपन? लाइकोपीन, ये वर्णक। ज़ैंथोफिल में अगर एग्जाम्पल की बात करें तो ल्यूटीन, सबसे सामान्य रूप से पाया जाने वाला। सभी हरे पादपों में बीटा कैरोटीन और ल्यूटीन सामान्य रूप से पाया जाता है। फिर एक जियोजैंथिन, इसी में अपन नाम लें जियोजैंथिन, इस तरह से। अब यहां मैंने लिखा है सहायक वर्णक। सहायक वर्णक किस आधार पे नाम दे रहे हैं? मुख्य प्रकाश संश्लेषी वर्णक बताया अपन ने पर्णहरित। सहायक वर्णक जो है जो ये भी प्रकाश ऊर्जा का क्वांटम को अवशोषित करते हैं, अवशोषित करके किसको दे देते हैं? पर्णहरित को, मुख्य वर्णक को देते हैं। तो इनका काम होता है क्वांटम को एब्जॉर्ब करना और पर्णहरित को देना, तो वो है सहायक वर्णक। तो प्रकाश विकिरण अवशोषित कर, प्रकाश विकिरण अवशोषित कर किसको दे देते हैं भाई? मुख्य वर्णक को, पर्णहरित को देना, पर्णहरित को देना। जिसमें एक बताया कैरोटीनॉइड, इसमें भी 2 वर्ग बता दिए अपन ने, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल। और इसी में एक नाम आता है फाइकोबिलिन्स, सहायक वर्णक में फाइकोबिलिन्स। दूसरे जो बता रहा हूं मैं सहायक वर्णक में फाइकोबिलिन्स। फाइकोबिलिन्स में देखो एक तो फाइकोइरिथ्रिन,
ये तो पाया जाता है लाल शैवाल, पढ़ा होगा आपने, रोडोफाइसी। लाल शैवाल जो वर्ग है ना, ये इस वर्णक की वजह से उनका रंग लाल होता है, फाइकोइरिथ्रिन, और एक फाइकोसाइनिन। फाइकोसाइनिन, और ये पाया जाता है नीलहरित शैवाल में, नीलहरित शैवाल, साइनोफाइसी। साइनोफाइसी, साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं इनको, फाइकोसाइनिन। तो ये जो मैंने नाम लिखवाए हैं, ये लिखवाए हैं मैंने कौन से भी, जो सहायक वर्णक हैं और प्रकाश के क्वांटम को एब्जॉर्ब करके ये मुख्य वर्णक क्लोरोफिल को प्रदान कर देते हैं। अब इनमें से जो एक मैं बता रहा हूं क्वांटम आवश्यकता, एक शब्द बता रहा हूं क्वांटम आवश्यकता कि यहीं पर एक, चलो उसको बाद में ले लेते हैं। एक बार वर्णक अपन ने बता दिया, देखो समझो एक बार। प्रकाश संश्लेषी वर्णक, पहले अपन ने हरितलवक की स्ट्रक्चर को देखा, उसके बाद में प्रकाश संश्लेषी वर्णक बताया अपन ने, पर्णहरित तो मेन बताया, जिसमें भी मेन कौन है भाई, क्लोरोफिल ए। टोटल 7 टाइप ये होते हैं, और क्लोरोफिल बीन में सहायक हो गया ये, बाकी तो मेन वर्णक आ गए, ये सहायक के रूप में माना जाता है, ये बैक्टीरिया में पाए जाते हैं दोनों। अब सहायक वर्णक में इसके अलावा ये और लिखवाए अपन ने, कैरोटेनॉइड और फाइकोबिलेंस जो बताएं। अब इसके बाद में अपन जो बात कर रहे हैं, ये तो बात की अपन ने कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया का स्थल पर्णहरित, हरित लवक, उसके अंदर पर्णहरित अपन ने बताया, उसमें अपन ने देख लिया वर्णक जो बता दिया अपन ने, जो पाए जाते हैं क्वांटोसोम के अंदर। क्वांटोसोम में, एक क्वांटोसोम में 230 पर्णहरित अणु बताया अपन ने, और क्वांटोसोम कहाँ मौजूद हैं, थाइलेकोइड की आंतरिक सतह पर। अब दूसरा इसमें अगर अपन बात करें, वो बात करते हैं अपन प्रकाश की। तो प्रकाश विकिरण में ऊर्जा पैकेट, उनको नाम दिया जाता है फोटोन। प्रकाश विकिरण में ऊर्जा पैकेट, उनको क्या नाम देते हैं भी, फोटोन। और फोटोन में प्रकाश ऊर्जा किसके रूप में होती है भाई, क्वांटम के रूप में होती है। फोटोन में प्रकाश ऊर्जा किसके रूप में होती है भाई, क्वांटम के रूप में होती है। यहीं से जो मैं शब्द बताना चाह रहा था, क्वांटम आवश्यकता, क्या शब्द बता रहा हूं मैं, क्वांटम आवश्यकता। जो प्रकाश संश्लेषण में जो कार्बोहाइड्रेट बनता है ना, दो चीज है उसमें, एक तो कार्बोहाइड्रेट मुख्य उत्पाद, एक बनता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को तो अभी मैंने थोड़ा सा चर्चा की थी, जल के अपघटन से वो मुक्त होती है, और CO2 का होता है अपचयन। CO2 के अपचयन से कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज बनता है। तो CO2 के एक अणु, CO2 के एक अणु के अपचयन के लिए, CO2 के एक अणु के अपचयन के लिए 8 क्वांटम की आवश्यकता होती है। 8 क्वांटम की आवश्यकता होती है, और इसे बोला जाता है प्रकाश संश्लेषण की क्वांटम आवश्यकता की। प्रकाश संश्लेषण में एक CO2 के एक अणु के अपचयन के लिए कितने, 8 फोटोन, 8 फोटोन की आवश्यकता होती है, और इसे बोला जाता है क्वांटम आवश्यकता। तो ये एक सीधा सीधा वैसे याद रख लेना, अगर पूछ ले प्रकाश संश्लेषण में क्वांटम आवश्यकता कितनी होती है, तो बताओगे 8 फोटोन। और क्वांटम आवश्यकता का मतलब है CO2 के एक अणु के अपचयन के लिए कितनी ऊर्जा चाहिए, कितने फोटोन चाहिए, तो वो नाम बताओगे आप, 8 फोटोन। ये याद रखोगे आप, 8 फोटोन इसकी आवश्यकता होती है, इसको क्वांटम आवश्यकता बोलते हैं। अब प्रकाश संश्लेषी, प्रकाश का जो संश्लेषण है ना,
दृश्य प्रकाश के स्पेक्ट्रम में होता है। दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम में होता है। और तो प्रकाश संश्लेषण दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम में हो रहा है। दृश्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम कितना बताते हैं अपन? 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर, 400 nm से 700 nm, ये बताया जाता है दृश्य प्रकाश। ये वो है जिसमें जो पर्णहरित को उत्तेजित करने के लिए तरंग दैर्घ्य जो होती है सूर्य की, वो जो आ जाती है, तो वो 400 nm से 700 nm, और इसको बोला जाता है PAR। फोटो सिंथेटिकली एक्टिवेशन रेडिएशन। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन PAR। यानी प्रकाश संश्लेषण उत्तेजक जो रेडिएशन है, विकिरण है, वो कौन सा है भी? 400 nm से 700 nm, जो कि दृश्य प्रकाश का माना जाता है। ये आता है लाल रंग के लिए, ये आता है बैंगनी रंग के लिए। बैंगनी रंग, और ये आता है लाल रंग के लिए। बैंगनी रंग से लाल रंग के लिए ये बताया जाता है इसमें। और एक चीज और, प्रकाश संश्लेषण की दर, फोटोसिंथेसिस रेट, प्रकाश संश्लेषण की दर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रकाश तरंग दैर्घ्य। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया की जो दर है वो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य के समानुपाती है। इसका मतलब जैसे जैसे प्रकाश की तरंग दैर्घ्य बढ़ेगी, अपन बोलते हैं विबग्योर। दृश्य प्रकाश का जो स्पेक्ट्रम बताते हैं विबग्योर, ये क्या है भी? वेवलेंथ का बढ़ता क्रम। और यही हो गया फोटोसिंथेसिस का भी बढ़ता क्रम, प्रकाश संश्लेषण दर का बढ़ता क्रम। यानी जैसे जैसे अपन वेवलेंथ बढ़ रही है, वैसे वैसे प्रकाश संश्लेषण की दर भी क्या हो रही है भी? बढ़ रही है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण कैसा होगा? सर्वाधिक। लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण सर्वाधिक, और हरे रंग में प्रकाश संश्लेषण शून्य। लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण सर्वाधिक और हरे रंग में प्रकाश संश्लेषण शून्य। ये मैंने क्यों लिखा है हरे रंग में प्रकाश संश्लेषण शून्य, या कहें कि न्यूनतम? ऐसी स्थिति क्यों है भाई? हरे रंग में प्रकाश संश्लेषण शून्य क्यों है? फिजिक्स में अपन पढ़ते हैं कि कोई भी पदार्थ जिस रंग का स्वयं होता है, उस रंग का प्रकाश का वो करता है परावर्तन। कोई भी पदार्थ जिस रंग का स्वयं होता है, उस रंग के प्रकाश का वो परावर्तन करता है। तो बताओ पर्णहरित का रंग कैसा है भी? हरा है। हरा रंग है तो हरे रंग के प्रकाश तरंग दैर्घ्य का क्या करेगा? परावर्तन। तो उसके क्वांटम को, फोटोन को तो एब्जॉर्ब भी नहीं करेगा। तो हरे रंग में प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होती और लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण क्रिया सबसे ज्यादा होती है। ये याद रखना इस हिसाब से। तो प्रकाश संश्लेषण की दर जो है वो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य के समानुपाती होती है, और इस रेंज में दृश्य प्रकाश क्षेत्र में प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। अब इसी में एक शब्द सुनते हैं अपन, लाल पतन, रेड ड्रॉप, और एक अपन बोलते हैं इमर्जन प्रभाव। इन दोनों पॉइंट को ध्यान देना एक बार, लाल पतन और इमर्जन प्रभाव। अकेले या बोले एक वर्णी, अकेले लाल रंग
की तरंग दैर्घ्य में वृद्धि से प्रकाश संश्लेषण धीमा हो जाना, ये स्थिति होती है 700 nm से ऊपर। अगर 700 nm तरंगदैर्घ्य से ऊपर का प्रकाश डाला जाता है तो प्रकाश संश्लेषण की दर धीमी हो जाती है। अब 700 nm का संबंध किससे है भाई? लाल प्रकाश से, इसलिए इसके लिए शब्द क्या जोड़ दिया गया? रेड ड्रॉप, लाल पतन। यानी इससे अधिक तरंगदैर्घ्य पर प्रकाश संश्लेषण की दर धीमी हो जाती है, उसको लाल पतन बोला जाता है। अब इमर्जन, जो कि साइंटिस्ट का नाम है, लाल प्रकाश के साथ कम तरंग दैर्घ्य जैसे बैंगनी, कम तरंग दैर्घ्य के प्रकाश को साथ में डालने पर प्रकाश संश्लेषण की दर दोनों तरंगदैर्घ्य के पृथक प्रकाश संश्लेषण की दर से भी अधिक होती है, यानी इमर्जन वैज्ञानिक ने क्या किया? लाल रंग के उच्च तरंगदैर्घ्य जो है लाल रंग, उसके साथ में निम्न तरंगदैर्घ्य बैंगनी रंग, दोनों के प्रकाश तरंगदैर्घ्य को मिलाकर जब आपतित किया पर्णहरित पर, तो देखा गया कि प्रकाश संश्लेषण की जो दर है ना, वो अब अधिक हो रही है। किससे भी? अगर दोनों को अलग अलग डालें उससे भी अधिक। लाल रंग और बैंगनी रंग दोनों को अलग अलग डालकर प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया हो रही है उसकी दर से भी ज्यादा कब हो रही है? जब दोनों को मिलाकर साथ डाला जाता है। इसका मतलब प्रकाश संश्लेषण में अकेला तंत्र काम नहीं करता, उसमें उच्च तरंगदैर्घ्य और निम्न तरंगदैर्घ्य वाले दोनों तंत्र काम करते हैं। ये जो बताया था वो किसने बताया था भाई? इमर्जन ने बताया था। तो अकेले लाल रंग के प्रकाश तरंगदैर्घ्य उच्च तरंगदैर्घ्य डालेंगे तो प्रकाश संश्लेषण की दर धीमी होगी, उसके साथ में निम्न तरंगदैर्घ्य को मिलाकर डाला जाता है तो प्रकाश संश्लेषण की दर दोनों की पृथक दर से भी अधिक हो जाती है। वो इमर्जन प्रभाव बताया गया था। ये अपन ने डिस्कस किया प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया स्थल और साथ में प्रकाश के बारे में, जिसकी उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। तो प्रकाश से संबंधित एक तो चीज क्या ध्यान रखनी है कि प्रकाश संश्लेषण कौन से में हो रहा है? दृश्य प्रकाश क्षेत्र में, जिसमें अपन ने बताया फोटो एक्टिव रेडिएशन, जो बताया फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, वो बताया 400 nm से 700 nm, बैंगनी से लाल तरंगदैर्घ्य की तरफ जो बताया। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया की दर प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ेगी प्रकाश संश्लेषण की दर भी बढ़ेगी, ये अपन ने बताया। तो लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण सर्वाधिक होता है, हरे रंग में प्रकाश संश्लेषण शून्य, क्योंकि हरे रंग पर्णहरित का होगा तो प्रकाश संश्लेषण में वो हरे रंग के प्रकाश का परावर्तन करेगा, अवशोषण होगा ही नहीं क्वांटम का। अकेले लाल रंग की तरंगदैर्घ्य को डालते हैं तो प्रकाश संश्लेषण की दर धीमी हो जाती है, इसे लाल पतन बोला जाता है। और अगर लाल रंग के साथ में बैंगनी निम्न तरंगदैर्घ्य दोनों मिलाकर साथ डाली जाती है तो प्रकाश की दर बढ़ती है, वो ज्यादा होती है, प्रकाश की दर दोनों के पृथक से भी ज्यादा आ रही है। वो इमर्जन प्रभाव बताया अपन ने। तो अभी जो अपन ने डिस्कस किया वो अपन ने डिस्कस कर लिया प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया स्थल और साथ में प्रकाश का प्रभाव, जो दोनों देखा। अब उसके बाद में जो अपन देखो डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्रियाविधि क्या है, कैसे हो रहा है। प्रकाश संश्लेषण क्रियाविधि,
देखो प्रकाश संश्लेषण जो है वो जितनी स्टेप में हो रहा है, मैं उसको एक बार स्टेप बाय थोड़ा सा समझा रहा हूं, फिर उसके बाद में अपन उसमें साथ में डिस्कस करेंगे। इसमें दो आ जाते हैं। पहला, सबसे पहला काम, सॉरी, इसमें एक तो बोली जाती है प्रकाशिक अभिक्रिया, और एक बोली जाती है अप्रकाशिक अभिक्रिया। ये तो बोलते हैं लाइट रिएक्शन, और ये बोला जाता है डार्क रिएक्शन। एक तो बोलते हैं लाइट रिएक्शन और एक बोला जाता है डार्क रिएक्शन। प्रकाशिक अभिक्रिया और अप्रकाशिक अभिक्रिया, जैसे नाम से आ रहा है, यानी ये तो वो अभिक्रिया है जिसमें प्रकाश की उपस्थिति आवश्यक है, ये वो अभिक्रिया है जिसमें प्रकाश की उपस्थिति आवश्यक है नहीं है। तो इसमें तो लिखा जाएगा प्रकाश की उपस्थिति अनिवार्य, और इसमें लिखेंगे प्रकाश की उपस्थिति अनिवार्य नहीं। ठीक है, इसमें प्रकाश की उपस्थिति अनिवार्य और इसमें प्रकाश की उपस्थिति अनिवार्य नहीं। प्रकाश की उपस्थिति अनिवार्य, इसलिए इसको नाम दे रहे हैं प्रकाशिक अभिक्रिया, और इसमें प्रकाश की उपस्थिति आवश्यक नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्रकाश में होती है और ये अंधेरे में होती है। प्रकाशिक अभिक्रिया के समानांतर चलती है अप्रकाशिक अभिक्रिया। ये कैसे हो रहा है यह भी अपन बात करेंगे, लेकिन ये नहीं है कि ये प्रकाश में हो रही है और ये अंधेरे में हो रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये दिन में हो रही है ये रात में हो रही है, ऐसा नहीं है। दूसरा, हरित लवक में अपन ने दो भाग बताए, एक बताया बाहरी भाग ग्रेना, एक बताया आंतरिक सघन भाग स्ट्रोमा। प्रकाशिक अभिक्रिया होती है ग्रेना भाग में, हरित लवक के ग्रेना भाग में संपन्न, और ये बताई जाती है हरित लवक के स्ट्रोमा भाग में। हरित लवक के स्ट्रोमा भाग में संपन्न, ये तो ग्रेना भाग में संपन्न और ये स्ट्रोमा भाग में संपन्न। कौन सी? प्रकाशिक ग्रेना भाग में और अप्रकाशिक स्ट्रोमा भाग में। अभी अपन ने बताया था कि जो थाइलेकोइड इकाई है ग्रेना की, उन थाइलेकोइड के आंतरिक झिल्ली पर क्वांटोसोम पाए जाते हैं। क्वांटोसोम में होते हैं पर्णहरित अणु, एक क्वांटोसोम में 230 पर्णहरित अणु अपन ने लगभग बताए हैं। तो हरित लवक क्वांटोसोम जो है वो फोटोन को एब्जॉर्ब करते हैं, क्वांटम को एब्जॉर्ब करते हैं, वहां से शुरू होती है प्रकाशिक अभिक्रिया। तो ये तो होती है ग्रेना भाग में। अब इसमें होता क्या है, इसमें जल का प्रकाशिक अपघटन होता है। ग्रेना भाग में जल का यानी प्रकाश की उपस्थिति में जल का अपघटन, जल का प्रकाशिक अपघटन होता है। और जब जल का प्रकाशिक अपघटन होता है तो जल के दो अणु से 4 हाइड्रोजन आयन मुक्त होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, और साथ में प्रोड्यूस होती है O2। साथ में क्या प्रोड्यूस हो रही है अभी? O2। जल का प्रकाशिक अपघटन हुआ, अपघटन का मतलब होता है टूटना, प्रकाश की उपस्थिति में टूटना। तो प्रकाशिक अपघटन, जल के प्रकाशिक अपघटन से हाइड्रोजन आयन मुक्त हुए, इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए और ऑक्सीजन रिलीज हुई, ये मुक्त हुई। तो O2 जो प्रोडक्ट होती है वो किसमें होती है? प्रकाशिक अभिक्रिया में। ऑक्सीजन मुक्त होती है, ऑक्सीजन मुक्त होती है, ये किस में होती है भाई? प्रकाशिक अभिक्रिया में। और ये जो इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं ना, क्लोरोफिल अणु उत्तेजित होकर जो इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, इलेक्ट्रॉन विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्राही से गुजरता है और एटीपी का संश्लेषण होता है। तो इसमें एटीपी व NADPH2 का संश्लेषण,
ATP व NADPH2 का संश्लेषण होता है। ये तो स्वांगीकारी और ये अपचयनकारी, यानी ये तो ऊर्जा के लिए और ये CO2 के अपचयन के लिए। NADP मध्यवर्ती हैं, ये निकोटिनिमाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट बोलते हैं पूरा नाम NADP का, और हाइड्रोजन आयन इससे जुड़ते हैं, और ये मध्यवर्ती है जो हाइड्रोजन आयन को अब अगली अभिक्रिया में पहुंचाएगा। तो ATP और NADPH2 का संश्लेषण किसमें हो रहा है, और इसको बोला जाता है वैज्ञानिक के नाम पर, इसे हिल अभिक्रिया भी कहा जाता है। इसे हिल अभिक्रिया भी कहा जाता है। किसको? प्रकाशिक अभिक्रिया को। अब अप्रकाशिक अभिक्रिया में, ये तो अपन ने बता दी, मैंने इसके आधार पे वर्णन जो कर रहे हैं, इसमें दूसरा अभिकारक, यहाँ एक अभिकारक आ गया H2 और प्रकाश संश्लेषण में दूसरा अभिकारक क्या लिया था अपन ने? CO2। तो इसमें CO2 का अपचयन होता है, CO2 का अपचयन होता है। और जब CO2 का अपचयन होता है ना, वो NADPH2 अपचयन के लिए हाइड्रोजन आयन उपलब्ध कराता है। और ग्लूकोज का निर्माण होता है। CO2 के अपचयन से किसका होता है भाई? ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो मेन प्रोडक्ट तो बनता है अप्रकाशिक अभिक्रिया में, और को प्रोडक्ट सह उत्पाद ऑक्सीजन बनती है प्रकाशिक अभिक्रिया में। ग्लूकोज का निर्माण होता है, और इसे साइंटिस्ट के आधार पे बोला जाता है ब्लैकमैन अभिक्रिया। इसे ब्लैकमैन अभिक्रिया कहा जाता है। इसे हिल अभिक्रिया कहते हैं, और उसको क्या नाम दे रहे हैं भाई? ब्लैकमैन अभिक्रिया बोला जाता है। किसको? अप्रकाशिक अभिक्रिया को, साइंटिस्ट के नाम के आधार पर। तो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया को अपन ने बताया, क्रियाविधि 2 चरणों में पूरी हो रही है, प्रकाशिक अभिक्रिया और अप्रकाशिक अभिक्रिया। इसमें प्रकाश की उपस्थिति अनिवार्य है, क्योंकि उसी की वजह से जो पर्णहरित अणु है वो उत्तेजित होंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, जल का प्रकाशिक अपघटन होगा, हाइड्रोजन आयन रिलीज होंगे, इसी में प्रोड्यूस हो जाती है ऑक्सीजन। ATP और NADPH2 निर्माण, इलेक्ट्रॉन ADP से ATP निर्माण के दौरान प्रयुक्त होते हैं, और हाइड्रोजन आयन NADPH2 में समाहित हो जाती है, जो कि मध्यवर्ती हो गया। यहां से फिर शुरू होती है प्रकाशिक अभिक्रिया। ये NADPH2 और ATP यहां काम आते हैं, इससे CO2 का अपचयन होता है। तो इस प्रकाश संश्लेषण में यहां तो हुआ, क्योंकि जल से या पर्णहरित के जो अणु है ना, उनसे इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, तो वो तो होता है ऑक्सीकरण, यानी प्रकाश संश्लेषण में जल का तो होता है ऑक्सीकरण, और यहाँ हाइड्रोजन आयन ग्रहण किए जा रहे हैं CO2 द्वारा, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे हैं, तो ये होता है अपचयन। तो इसका मतलब प्रकाश संश्लेषण एक रेडॉक्स अभिक्रिया है, जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रिया हो रही है। जल का तो ऑक्सीकरण और CO2 का क्या हो रहा है? अपचयन। दोनों स्थिति इसमें हो रही है। अब एक बार इसमें जो मैंने बताया था स्टार्टिंग में, जो अपन ने बताया प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में जो स्थिति अपन ने बताई कि अभिकारक हैं दोनों CO2 और जल, और प्रोडक्ट हैं ग्लूकोज और ऑक्सीजन। अगर इसको बैलेंस करते हैं अपन, तो ये स्थिति आ जाती है अपने पास में। अब इस अभिक्रिया में ये तो हुआ ऑक्सीकरण, जल का प्रकाशिक अपघटन, ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का रिलीज होना। अब कई बार दिमाग में ये रहता है ऑक्सीजन रिलीज होती है वो तो अपचयन होती है, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, रिलीज होना अपचयन। ध्यान रखना, ऑक्सीकरण अपचयन मूल परिभाषा होती है इलेक्ट्रॉन मुक्त होना, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना।
इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहे हैं तो ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं तो अपचयन। यहाँ जल का प्रकाशिक अपघटन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, वो ऑक्सीकरण है। और CO2 का क्या हो रहा है अभी, अपचयन। CO2 का क्या हो रहा है, अपचयन। तो ये एक रेडॉक्स अभिक्रिया हुई। श्वसन जो है ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, वो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, जबकि प्रकाश संश्लेषण कैसी अभिक्रिया है, रेडॉक्स, जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन दोनों होते हैं, CO2 का अपचयन और जल का ऑक्सीकरण, ये स्थिति इसमें होती है। और इन दो स्टेप में ये पूरा हो रहा है प्रकाशिक अभिक्रिया और अप्रकाशिक अभिक्रिया में। प्रकाशिक अभिक्रिया में एक तरह से CO2 के अपचयन के लिए जो आवश्यक होते हैं ATP, NADP, H2 इलेक्ट्रॉन वगैरह, वो सारे तैयार होते हैं, उसके बाद में ये संपन्न हो पाती है। इसलिए मैंने बोला प्रकाशिक अभिक्रिया के समानांतर चलती है अप्रकाशिक अभिक्रिया, ये नहीं कि ये दिन के समय हो रही है और ये अप्रकाशिक लिखा हुआ तो रात के समय, क्योंकि जैसे ही सूर्यास्त होगा, सूर्यास्त के बाद में प्रकाशिक अभिक्रिया रुकेगी। बताओ, प्रकाशिक अभिक्रिया रुकेगी तो थोड़े समय पश्चात ये जो रॉ मटेरियल है ATP, NADP, H2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होना, ये सब बंद हो जाएंगे। और अगर ये सब नहीं होगा तो फिर ये कैसे शुरू हो पाएगी, CO2 का अपचयन कैसे होगा। तो कभी भी इसको इस तरह से याद मत रखना कि ये दिन में होती है, ये रात में होती है, दोनों समानांतर चलती हैं। प्रकाशिक अभिक्रिया के समानांतर चलती है अप्रकाशिक, दोनों में समांतर नहीं बोलेंगे, प्रकाशिक अभिक्रिया के समानांतर चलती है अप्रकाशिक। जैसे ही प्रकाशिक अभिक्रिया बंद होती है उसके कुछ समय पश्चात अप्रकाशिक अभिक्रिया भी बंद हो जाती है। इस तरह से ये दोनों स्टेप में पूर्ण होता है। अब इसमें प्रकाशिक अभिक्रिया में ये जो रिलीज होकर मुक्त हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन, और फिर आगे CO2 का जो अपचयन हो रहा है, इसको अपन थोड़ा सा और डिटेल में वर्णन करेंगे, वो करेंगे अपन अगली क्लास में।